नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव महज औपचारिकता है या फिर सत्ता और विपक्ष के बीच वैचारिक टकराव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र ये चुनाव बन चुका है? क्या ये लड़ाई महज संख्या बल की है या फिर लोकतंत्र की असली परीक्षा इसे कहा जा सकता है? क्यों एनडीए एक एक वोट पर नजर गड़ाए बैठा है और क्यों इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार को संविधान का प्रहरी बनाकर मैदान में उतार रहा है? क्या होगा 9 सितंबर यानी कि कल संसद भवन के वसुधा हॉल में? कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति? भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत से चेहरा सीपी राधाकृष्णन या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी? क्या यह मुकाबला तय है या फिर तस्वीर बदल सकती है आखिरी वक्त में? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों और इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ एक पद भरने का चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भीतर चल रही खींचतान, राजनीतिक समीकरण और विपक्ष की एकजुटता की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रहा है। तो आइए आज के इस खास शो में हम आपको लेकर चलते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की पूरी कहानी पर। नंबर गेम से लेकर रणनीति तक, उम्मीदवारों से लेकर दलों के इरादों तक और जीत हार की संभावनाओं से लेकर लोकतंत्र के मायने तक। क्या आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव देश की सबसे रोचक प्रक्रिया में से एक है? यह वही चुनाव है जिसमें जनता नहीं बल्कि सांसद मतदान करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इस चुनाव में वोट डालते हैं, यहां तक कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी। लेकिन राज्य विधान सभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, यानी कि सांसद अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन क्या सांसद वाकई स्वतंत्र होते हैं? ये बड़ा सवाल है। इतिहास गवाह है कि अक्सर सांसद पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट डालते हैं। फिर भी भारतीय राजनीति में क्रॉस वोटिंग की परंपरा पुरानी रही है और इस बार भी यह संभावना बरकरार है दोस्तों। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में तस्वीर कैसी है? आंकड़ों की नजर से देखें तो एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत दिखाई देता है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास 293 सांसद हैं। राज्यसभा में करीब 130 सांसद उनके पास हैं। मनोनीत सदस्यों को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर एनडीए के पास 435 सांसद बनते हैं। और अब जब 782 सांसदों में से जीत के लिए 392 का जादुई आंकड़ा चाहिए और जब 782 सांसदों में से जीत के लिए 392 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो क्या यह साफ संकेत नहीं देता कि एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण आसानी से जीत जाएंगे? लेकिन दोस्तों, राजनीति में आसानी शब्द अक्सर बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि विपक्ष इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। याद कीजिए, पिछले चुनाव 2022 में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोट से हराया था। उस वक्त विपक्ष बिखरा हुआ था, आपस में तालमेल नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, आरजेडी से लेकर लेफ्ट पार्टियां और यहां तक कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तक सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनका उम्मीदवार है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। अब सवाल है कि रेड्डी की दावेदारी कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों विपक्ष ने उन्हें चुना? दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी सिर्फ कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है, वे न्यायपालिका में अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष छवि के लिए जाने जाते हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सलवा जुडुम को असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने काले धन की जांच पर तत्कालीन सरकार की ढिलाई की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने विदेशी बैंक में रखे काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया था। यानी रेड्डी का नाम संविधान, न्याय और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है।
विपक्ष इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। दोस्तों सोचिए जरा, एक तरफ राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी सीपी राधाकृष्ण, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के वफादार नेता हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और दक्षिण भारत में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की रणनीति का अहम हिस्सा है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जिनका चेहरा न्याय, ईमानदारी और निष्पक्षता का प्रतीक माना जा रहा है। क्या यह चुनाव राजनीति बनाम न्यायपालिका का प्रतीक नहीं बन गया है? यह भी एक सवाल है। अब सवाल उठता है कि राजनीति क्या है या रणनीति क्या है इस पूरे चुनाव को लेकर। एनडीए के पास आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी वे एक एक वोट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों वजह साफ है, यह चुनाव गुप्त मतदान से होता है। इसमें सांसद बैलेट पेपर पर अपने उम्मीदवार को प्राथमिकता क्रम से लिखते हैं और वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। मतलब अगर पहला पसंदीदा उम्मीदवार जीत का आंकड़ा हासिल नहीं करता है तो दूसरे या तीसरे विकल्प को ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हर वोट का अपना मायने है और हर वोट महत्व रखता है। एक भी वोट अगर गलत तरीके से डाला गया तो निरस्त हो गया तो तस्वीर बदल सकती है दोस्तों। इसलिए एनडीए और विपक्ष दोनों हुई अपने सांसदों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, मॉक पोल करवाए जा रहे हैं, सांसदों को बार बार बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर पर नाम लिखते समय गलती ना करें। अगर आप सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे ऊंची संस्था के सदस्य और उन्हें भी मतदान की ट्रेनिंग, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। अब जरा देखते हैं कि किसके पास कौन कौन से सहयोगी दल हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। उनके पास लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सदस्य हैं। बीजू जनता दल ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन संकेत यही है कि वे एनडीए के साथ जा सकते हैं। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत चल रही है। बीजेडी के 7 सांसद अगर एनडीए के पाले में आते हैं तो राधाकृष्ण की जीत और भी बड़ी हो जाएगी। वहीं बीआरएस ने साफ कर दिया है कि वो वोटिंग से दूरी बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष के पास कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, वाम दल, शिवसेना, उद्धव दल और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां खड़ी है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना कांग्रेस सरकार के कहने पर रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यानी विपक्ष की एकजुटता इस बार पहले से कहीं मजबूत दिख रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह एकजुटता संख्या बल की कमी पूरी कर पाएगी? क्योंकि विपक्ष के पास कुल मिलाकर 324 वोट हैं, जबकि जीत के लिए चाहिए 392, यानी कम से कम 68 वोट का फर्क पड़ता है। क्या यह क्रॉस वोटिंग से पाटा जा सकता है? इतिहास बताता है कि क्रॉस वोटिंग असंभव नहीं है, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में सांसद पार्टी लाइन तोड़ देंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों राजनीति में प्रतीक और संदेश बेहद मायने रखते हैं। एनडीए चाहता है कि जीत के साथ साथ जीत का अंतर भी बड़ा हो, ताकि विपक्ष को झटका लगे, जबकि विपक्ष चाहता है कि भले ही जीत ना मिल सके लेकिन हार का अंतर कम से कम हो, ताकि यह संदेश जाए कि विपक्ष मजबूत हो रहा है और 2029 के लोकसभा चुनाव में असली लड़ाई होगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल एक संवैधानिक पद के लिए रह गया है? तो कह सकते हैं कि नहीं, यह चुनाव सीधे तौर पर सत्ता और विपक्ष की ताकत का टेस्ट है। यह चुनाव यह बताता है कि विपक्ष कितना मजबूत है और सत्ता पक्ष कितनी मजबूती से खड़ा है, और यह चुनाव यह भी दिखाएगा कि क्या सांसद अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर संविधान और लोकतंत्र के नाम पर वोट डालते हैं या नहीं। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।